नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बहुजन समाज, खासकर SC, ST, OBC और किसानों की स्थिति खराब होती जा रही है। सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, सरकारी कंपनियों को बेचा जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। देश के किसान 1 साल तक आंदोलन में रहे। महंगाई चरम पर है, नौकरियां मिल नहीं रही और खासकर वो लोग जिनके पास कोई पैतृक संपत्ति नहीं है, जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। दरअसल जो मनुवादी एजेंडा है वो यही है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी किसानों को वही बनाए रखा जाए जो उनका जातिगत पेशा है। जो मजदूर है वो मजदूर रहे, जो किसान है वो किसान रहे, वो कलेक्टर, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस में ना आए और वो इस देश को चलाते रहे। बंच ऑफ थॉट्स एक किताब है गुरु गोलवलकर की, जो RSS के संस्थापकों में से हेडगेवार और गोलवलकर। उसमें जब आप पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि अगर किसी देश को हमेशा के लिए गुलाम बनाना है, वहां के नागरिकों को गुलाम बनाना है, तो उनको आर्थिक रूप से पंगु और कमजोर कर दो। तो सवाल है कि क्या इस देश में जो दलित कौन हो, आर्थिक रूप से मजबूर कौन है, एजुकेशन में सबसे बाहर कौन है। आप सड़कों पर जाइए, मजदूरी कौन कर रहा है, ठेला कौन चला रहा है, रिक्शा कौन चला रहा है, सब्जी कौन बेच रहा है, मजदूरी घर कौन बना रहा है, सड़कें कौन बना रहा है, फैक्ट्रियों में मजदूर कौन है। ये सब जब आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% इसमें SC, ST, OBC और किसान कम्युनिटी के लोग हैं और 10% गरीब लोग हैं, जो हो सकता है जनरल कैटेगरी के भी हो। लेकिन 90% जो इस देश के लाचार, बेबस और मजबूर, जिनको स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, जिनके बच्चों को पहली बार मौका चाहिए, चाहे वो क्रिकेट में हो, सिनेमा में हो, चाहे वो मीडिया में हो, जुडिशियरी में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो। बिहार के जाति जनगणना ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है कि किनके पास जमीनें हैं, किनके पास नौकरियां हैं। 15% आबादी के पास इस देश में 90% संसाधन है। नौकरी, संपत्ति, जमीनें, बिजनेस, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में वो है। और जो 90% लोग हैं उनके पास सिर्फ 10% है। और वो 90% कौन है? SC, ST, OBC, किसान कम्युनिटी के लोग हैं। अब सवाल है कि मैं ये बातें आपको क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में 60 साल तक जो काम कांग्रेस ने किया, जो चोरी छुप के करती थी, वही काम डंके की चोट पर अब बीजेपी कर रही है। तो सवाल है कि इस देश में हमने देखा है, मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने स्कूल, अस्पताल, दवाइयां करवाई, उन्होंने सरकारी नौकरियों में इजाफा किया, सरकारी कंपनियां बनाई। अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब भी उन्होंने ये काम किया। लालू यादव की सरकार थी तब भी उन्होंने स्कूल, अस्पताल, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीबों के लिए काम किया। हेमंत सोरेन की सरकार भी ये काम कर रही है। लेकिन सवाल है कि ये लोग एक बार के बाद दोबारा सत्ता में क्यों नहीं आ पाए, और क्या 2024 में ये सत्ता में आ पाएंगे? तो अब सोचिए, 60 साल राज करने वाली कांग्रेस घुटनों पर है, उसकी 42 सीटें हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस परिवारवाद कर रही थी और कांग्रेस के खिलाफ बहुजन नेता लड़ रहे थे। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार, ये सब कांग्रेस के विरोध में ही निकले हुए दल थे। और आज कांग्रेस हाशिए पर है क्योंकि उसने परिवारवाद नहीं छोड़ा और उसने गठबंधन की राजनीति को नहीं अपनाया। तो कांग्रेस को सबसे पहली बार जो हराया गया था वो गठबंधन में ही हराया गया था। और उस समय प्रधानमंत्री किसी दलित, पिछड़ा, आदिवासी को बनना था। बाबू जगजीवन राम भी कांग्रेस से अलग हुए थे, जो बड़े चेहरा थे, लेकिन उस समय एक फोटो जारी कर दिया गया और वो प्रधानमंत्री नहीं बने। उसके बाद कोई और बनना था, लेकिन मोरारजी देसाई को बना दिया गया। तब इंदिरा गांधी ने तय किया कि कोई प्रधानमंत्री इस देश का सवर्ण नहीं बने और मोरारजी देसाई बने। उसके बाद एक और मौका आया जब जनता दल की सरकार बनी, राजीव गांधी को सत्ता से बाहर किया गया, जो 412 सीट जीत के आए थे। उस समय भी कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी बनना था, लेकिन उस समय जो है वो प्रधानमंत्री BP सिंह बने। खैर, मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई क्योंकि शरद यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार जैसे लोग भी थे। चौधरी चरण सिंह भी एक बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सरकार चलने नहीं दी गई। तो अब मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आजादी के 75 साल बाद भी आज इस देश के जो 90% लोग जो हाशिए पर हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो जिम्मेदार है। सोचिए, जिन लोगों ने जाति बनाई थी, मनुस्मृति के हिसाब से देश चल रहा था, जातियां बनाई गई, कहा गया कि लोहे का काम करने वाले का बच्चा भी लोहे का काम करेगा,
लकड़ी के काम करने वाले का बच्चा भी लकड़ी का काम करेगा, खेती करने वाले का बच्चा भी खेती का काम करेगा, चमड़े का काम करने का वाले बच्चा भी चमड़े का काम करने पड़ेगा। और एक जाति बनाई गई और कहा गया कि ये पढ़ेंगे, एक जाति राज करेगी, दूसरी जाति व्यापार करेगी। ये मनुस्मृति था, यही मनुवाद है, जातिवाद है। इसके खिलाफ बाबा साहब ने हमें संविधान दिया, एक वोट का अधिकार दिया और उन्होंने जाति खत्म कर दी। उन्होंने क्या कहा, SC ST OBC हैं या जनरल कैटेगरी के हैं, अल्पसंख्यक हैं। लेकिन आजादी के 75 साल बाद कहीं हम लोग जातियों में तो नहीं उलझ गए हैं। हम सब जानते हैं कि बीजेपी की सरकार मतलब RSS की सरकार, निजीकरण बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार मतलब RSS की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार मतलब RSS की सरकार, नवीन पटनायक की सरकार मतलब RSS की सरकार। इनको सोशल जस्टिस से कोई लेना देना नहीं है। आज भी ममता बनर्जी जाति जनगणना का विरोध कर रही है, बीजेपी भी विरोध कर रहा है। तो सवाल है कि जो दल सपा बसपा RJD JDU JMM, जो दल बहुजन आंदोलन से निकली, जो दल सोशल जस्टिस की बात करती है, जो दल जाति जनगणना की बात करती है, जो दल रिजर्वेशन के पक्षधर है और जो दल संविधान की बात करती है, वो चुनाव क्यों हार रही है? आप सोचिए, इसकी वजह है जीतनराम मांझी। वो भले शेड्यूल कास्ट से हैं लेकिन उनको गठबंधन, उनका स्वार्थ इतना बड़ा है, उनका पेट इतना बड़ा है कि वो चले गए बीजेपी में। चिराग पासवान, उनका स्वार्थ इतना है, रामविलास जी गठबंधन में रहे, सामाजिक हितों के साथ लड़ते रहे, लेकिन वो चले गए हैं बीजेपी के खेमे में। उपेंद्र कुशवाहा का स्वार्थ इतना बड़ा है कि वो चले गए बीजेपी में। मुकेश सहनी भी हो सकता है कि बीजेपी में चले जाएं, लेकिन इन लोगों को आप दोष दे के बच नहीं सकते। सवाल है कि RJD और JDU, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, लालू यादव की पार्टी, इनको जगह क्यों नहीं दे पाई, सम्मान क्यों नहीं पाई? अगर आप भाई भाई में लड़ रहे हैं तो सिर्फ पड़ोसी को दोष नहीं दे सकते हैं, आपके अंदर भी प्रॉब्लम है। गांव में क्या होता था, बहुजन समाज के लोग लड़ते थे और पंचायत कराने जाते थे सवर्ण समाज के यहां, और वो जीवन भर आपको लड़ाता रहता था। वो बंदर वाली भी कहानी सुनी होगी आपने। 2 बिल्ली को एक रोटी मिली, एक रोटी थी 2 बिल्ली को मिली, दोनों ने कहा मेरा है मेरा है। बात हुआ कि नहीं, आधा आधा बांटेंगे। बंदर होशियार था, वो जानबूझकर एक रोटी को कम तोड़ता था और जिस तरफ कम होता था उस तरफ अगले तरफ का खा लेता था, फिर उधर कम होता था तो इधर का खा लेता था, और दोनों बिल्लियां लड़ती रही और रोटी साफ खा गया बंदर। सोचिए, बहुजन समाज के नेताओं की यही हालत है। आपस में इनकी घमंड, इनकी लड़ाई ने बहुजन समाज को कहां खड़ा कर दिया। हम जैसे लोग जानते हैं कि हम आज क्या झेल रहे हैं। हमें रोज जान मारने की धमकी दी जाती है, हमारे ऊपर सरकारी जांच एजेंसियां काम करती है, कब हमें पुलिस उठा कर ले जाएगी हम नहीं जानते हैं। क्यों? हमारी खता क्या है? क्योंकि हम संविधान की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं, हम मनुवाद के खिलाफ बोलते हैं, हम जातिवाद के खिलाफ बोलते हैं, और हम इस देश के 90-95% के हक अधिकार के बारे में पत्रकार के तौर पे बोलते हैं। यही हमारी गलती है। और सोचिए, बहुजन से अगर आज चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी बीजेपी के पाले में खड़ा है बिहार में, तो यह सोचना नीतीश कुमार को और RJD को भी पड़ेगा कि हमारे भाई उधर क्यों चले गए। और जब वो चले गए तो बीजेपी जीतेगी चुनाव, क्योंकि ये चारों मिलकर 10% से ज्यादा वोट बीजेपी को दिलाएंगे और नीतीश कुमार और RJD 40 पर अटक जाएगी और ये 50% वोट लाके चुनाव जीत जाएंगे और सारा सिस्टम इनके साथ है। मैं सिर्फ समस्या नहीं बता रहा हूं, सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि आप बिहार में चंद्रशेखर राय, फतेह बहादुर सिंह, ऐसे लोगों को आपको नेता मानना पड़ेगा जो सोशल जस्टिस की बात डंके की चोट पर करते हैं। अरे जिनको धर्म के नाम पर वोट देना होगा वो RJD JDU को वोट नहीं करेगा, वो वोट करेगा बीजेपी को। सोचिए, हमारे नेताओं को इतनी बात समझ में नहीं आती है कि जिस तरह से बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देती है, क्योंकि मुसलमान उसको वोट नहीं करते हैं, 15% आबादी है, उसके बाद भी टिकट नहीं देती है। यहां तक कि बीजेपी उन जातियों को भी टिकट नहीं देगी जिस जाति के लोग उनके कंटेंडर हैं, और वो टिकट उन कम्युनिटी को देता है जो उनको पहली बार रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। इतनी बात बहुजन नेताओं को समझ में नहीं आती कि सवर्णों का टिकट रोक दे और वो टिकट SC ST OBC को बढ़ा के दे। अगर आपको जीतनराम मांझी, चिराग पासवान, मुकेश सहनी से चुनाव जीतना है, उनको अगर रोकना है उनके वोट प्रतिशत को, तो जो टिकट आप सवर्णों को दे रहे हैं वो टिकट मल्लाह समाज को दीजिए, मांझी समाज को दीजिए,
पासवान समाज को दीजिए और देखिए वो चुनाव आपको जिता देंगे। लेकिन हम लोग क्या जातियों में टूटे थे और फिर जातियों के नाम पर वोट कर रहे हैं? हमें आइडियोलॉजी के नाम पर वोट करना पड़ेगा। जैसे सवर्ण समाज से हमें सीखना पड़ेगा। सवर्ण समाज आज किसी भी ठाकुर हो, कायस्थ हो, वैश्य समाज के हो, ब्राह्मण समाज को, वो वोट किसको दे रहा है? बीजेपी को। क्यों? क्योंकि उनको रिजर्वेशन खत्म करना है, उनको धर्म के नाम पर, उनको मुस्लिम पर अत्याचार के नाम पर वोट करना है। उनको स्कूल अस्पताल नहीं चाहिए भाई, उनके पास है। उनके बच्चे, आप पता कीजिए जो लोग विदेश जा रहे हैं उनके किन के बच्चे हैं, जो विदेश शिफ्ट हो रहे हैं वो कौन लोग हैं? स्कूल अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई, नौकरी, हम जैसे बहुजन 90% लोगों की को जरूरी है जो पहली बार नौकरी करना चाहते हैं। अब रास्ता यह सोचिए, लक्ष्मण यादव की नौकरी क्यों गई? डॉक्टर रितु सड़कों पर क्यों है? रतनलाल रोज संघर्ष क्यों करते हैं? दिलीप मंडल क्यों अमेरिका चले गए? रोज हजारों बहुजन समाज के लोग जो सोशल मीडिया, प्रोफेसर विक्रांत को किस तरह से हमला किया गया, ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा। और बिहार से फतेह बहादुर चंद्रशेखर राय जैसे लोगों को बड़े पदों पर पहुंचाना पड़ेगा। बीजेपी नेता कहां से लाती है? वो जाति नहीं देखती है, वो आरएसएस से निकले हुए लोगों को नेता बनाती है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री है? नहीं, वो आरएसएस से निकला हुआ आदमी है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पर काम करता है। आपको लगता है मध्य प्रदेश से यादव मुख्यमंत्री है? नहीं, वो आरएसएस से निकला हुआ है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पर काम करता है। आपको सोशल जस्टिस के आंदोलन से निकले हुए लोगों को नेता चुनना पड़ेगा, चंद्रशेखर राय और फतेह बहादुर जैसे लोगों का, जो खुलकर बात करते हैं। अरे जब 18%, 15% मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी खुलकर बात कर सकती है, बिना टिकट के चुनाव लड़ सकती है, तो आप बहुजन आंदोलन को क्यों नहीं आगे बढ़ा रहे? इसके अलावा क्या सॉल्यूशन है? और आपके जो सिपहलसार हैं, आपके जो रणनीतिकार हैं, वो सब आरएसएस के स्लीपर सेल हैं। और मैं बिहार और यूपी दो ऐसे राज्य हैं। आज झारखंड में क्या हो रहा है? हेमंत सोरेन को देर सवेर जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो सिपहलसार हैं, उनके जो सलाहकार हैं, वो सब स्लीपर सेल के लोग हैं। आप सोचिए, जो सवर्ण समाज के आरके सिंह कौन थे? केंद्रीय गृह सचिव थे कांग्रेस की सरकार में, मौका मिला कहां गए? बीजेपी में। मुंबई के डीजीपी कौन थे? कांग्रेस की सरकार में, मौका मिला कहां गए? क्या बात कर रहे हैं साहब? जाति कभी नहीं जाती है। सवर्ण समाज के लोग किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ जाएंगे। और बहुजन समाज का, और आज सुन लीजिए, बहुजन समाज के लोगों को बीजेपी आगे यूज कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है। और उनको तो आप अपना घर नहीं संभालेंगे तो पड़ोसी लूटेगा। अब आते हैं यूपी में। यूपी में भी ठीक है स्थिति है। बिहार में आरजेडी जेडीयू गठबंधन करके भी चुनाव नहीं जीत सकती है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास कोई अपना वोट बैंक नहीं है। और आरजेडी 30% वोट के आगे हाफ जाएगी, ये फैक्ट है। मुस्लिम यादव मिलाकर 30% वोट है, हाफ जाएगी आरजेडी। अभी भी आरजेडी को जीतने के लिए मुकेश सहनी, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी में से कोई दो बड़ा चेहरा लाना पड़ेगा। और आप 17 और 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ लीजिए, आप सीट नहीं जीत पाएंगे। आप इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि आप पैसे के लिए सीट बेचेंगे, और जो समाज पैसा देकर टिकट खरीद के आएगा वो समाज का काम भी नहीं करेगा। और ये भी जानते हैं कि आपकी मजबूरी है, आपको कोई फंड नहीं देता है, पार्टी चलाने के लिए आपको पैसा चाहिए, लेकिन सरकार बनाइए तब आपको चंदा मिलेगा। छोटा स्वार्थ मत देखिए सर, बड़ा स्वार्थ देखिए। और आप 10 सीट पर चुनाव, अगर आरजेडी 10 सीट पर लड़े, जेडीयू 10 सीट पर लड़े तो 20 सीट जीत सकते हैं। लेकिन ये दोनों 20 सीट पर लड़ेंगे तो एक भी सीट नहीं जीतेंगे, और बीजेपी 35 सीट निकाल के ले जाएगी। तो ये लोग चाहते ही नहीं है कि अपने समाज बहुजन नेताओं को आप दीजिए, मांझी जी को सीट, चिराग पासवान को, मुकेश सहनी को। ये करना पड़ेगा, आपको घमंड छोड़ना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैसे बात, सोचिए बीजेपी को देखिए। कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हारी, 5 से 7% वोट का मार्जिनल एरर था कांग्रेस और बीजेपी में। अगले ही दिन बीजेपी के प्रधानमंत्री और अमित शाह ने जेडीएस से गठबंधन कर लिया, और अगली बार वो फतह करेंगे। वो 24 घंटा राजनीति करते हैं, वो चुनाव जीतना चाहते हैं। हमारे नेता मौसमी नेता हैं, वो अपने आरामगाह से नहीं निकलते हैं, समाज के आंदोलन मुद्दे पर आंदोलन नहीं करते हैं। जो लोग आंदोलनकारी उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। अरे बीजेपी से सीखिए, आतंक के आरोपी को चुनाव जिताता है भोपाल से, दिग्विजय सिंह हार जाते हैं। आपको फतेह बहादुर चंद्रशेखर राय से गुरेज है? आर पार की लड़ाई है ये। आइडियोलॉजी से चुनाव जीता जाता है,
धर्म के नाम पर आप एक वोट नहीं ला पाएगा। बीजेपी के अलावा आज गए थे कांग्रेस के नेता अयोध्या तिरंगा लेकर और कांग्रेस का झंडा लेकर, मार के भरता बना दिया संघियों ने। है हिम्मत तो आरजेडी अखिलेश यादव, आरजेडी बीएसपी के नेता दिखाए जाके वहां राम मंदिर के यहां अपना झंडा लेके, कैसे विरोध होता है कि नहीं इनका होता है। अरे वो बीजेपी का प्रोजेक्ट है। बीजेपी चुनाव जीत रही है बिहार में क्योंकि नीतीश कुमार के पास 3-4% से ज्यादा वोट नहीं है और वो कह रहे हैं हम 20 सीट लड़ेंगे, 17 सीट लड़ेंगे। तो वोट कहां से लाएंगे? 3% मांझी, 3% चिराग पासवान, 3% सहनी और 3 से 4% कुशवाहा, 12 से 15% वोट ये लोग दिलाएंगे बीजेपी को और बीजेपी 20 सीट पर लड़कर 20 सीटें जीतेंगी और 5-5 इन लोगों में बांट देगी। लेकिन एक 5-5 सीटें सब, चिराग पासवान 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा 2-3 सीट, मुकेश सहनी 2-3 सीट, मांझी जी 3-4 सीट, 25 सीटें वो खुद लड़ेंगे। लेकिन नहीं, हमारे वाले को तो गठबंधन करना नहीं है, सम्मान देना नहीं है, तभी घमंडिया कहा जाता है। यही हालत यूपी में है। सोचिए, यूपी में बीजेपी इस देश की सत्ता में है, कई राज्यों में सरकार है, उसके बाद भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन। ओपी राजभर, कितना ओपी राजभर ने गाली दिया बीजेपी को, उसके बाद भी आज गठबंधन में चले गए। निषाद, अनुप्रिया पटेल, क्योंकि बीजेपी को पता है कि 40% मेरे पास वोट है, लेकिन जीतने के लिए 45 से 48% वोट चाहिए और इसलिए वो मार्जिनल एरर वाले गठबंधन। लेकिन नहीं, सपा बसपा को तो 80-80 सीट पर चुनाव लड़ना है, जितना एक नहीं, बस वो पैसा कमाएंगे, सीट बेचेंगे। 80 सीट पर कैंडिडेट, मैं लोगों से कह रहा हूं बिल्कुल टिकट मत लीजिए। अगर ये लोग गठबंधन में नहीं आते हैं तो इनसे टिकट मत लीजिए, निर्दलीय लड़िए, इतना पैसा खर्चा कीजिए, हो सकता है समाज आपको चुन ले। बहुजन समाज बहुत जागरूक हो गया है, बहुत सचेत हो गया है और वो किसी कीमत पर अब टेकन टू बी ग्रांटेड उनको नहीं ले सकते हैं। ये लोग 365 दिन राजनीति नहीं करते हैं, अपने घरों से नहीं निकलते हैं, इनके पास कोई बैक बेंचर, इनके पास कोई सेकेंड लाइन है। आप आम आदमी पार्टी को देखिए, दिल्ली से राजनीति शुरू की, पंजाब जीत लिया और कांग्रेस से गठबंधन करके 5 राज्यों में वो चुनाव जीतेंगे। आम आदमी पार्टी के पास बैक है, संजय सिंह भले जेल में है, राघव चड्ढा आपके पास है। अब बताइए, आरजेडी में कोई सेकेंड बेंच, जेडीयू में कोई सेकेंड बेंच, सपा में सेकेंड बेंच, बसपा में सेकेंड बेंच, मीडिया, अरे प्रधानमंत्री की उम्र 75 साल 73 साल है, 2 यूट्यूब चैनल, 24 घंटा कैमरा, रोज नया मीडिया के लिए खबर। हमारे वाले को नहीं सीखना है, अपना ट्वीट भी नहीं करते हैं। अरे साहब, बैलगाड़ी के जमाने में रहिएगा तो जहाज का जमाना है। आपको आप पत्रकारों से मतलब हम ही नहीं कह रहे, हमसे कोई वास्ता रखिए। हमारे साथ इस देश के 15 करोड़ लोग हर महीने नेशनल दस्तक पर भरोसा करते हैं और देखते हैं, और यही हमारी ताकत है। और एक पत्रकार को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हम इस समाज के संविधान की चिंता है, सोशल जस्टिस की चिंता है। फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, लालू यादव, मायावती जी, इनकी चिंता है हमें। मुलायम सिंह यादव की राजनीति की चिंता है, इसलिए हम लोग इतना बोल रहे हैं और इसलिए सरकार का इतना दंश झेल रहे हैं। इतनी उम्र में इनकम टैक्स ईडी की जांच झेल रहे हैं, रोज हजारों फोन की धमकियां मिलती है। कौन सा सुरक्षा है हमारे पास? हमारे नेता सुरक्षा में, मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को सड़क का नेता चुनना होगा। हमें रतन लाल जैसा नेता चुनना होगा, दिलीप मंडल जैसा नेता चुनना होगा, सुमित चौहान जैसा नेता चुनना होगा, अशोक दास जैसा नेता चुनना होगा, हमें डॉक्टर रितु जैसा नेता चुनना होगा, लक्ष्मण यादव जैसा नेता चुनना होगा, चंद्रशेखर राय जैसा नेता चुनना होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता चुनना होगा, जो साफ साफ बोलता है। पिछली बार एक ओबीसी का विधायक था बीजेपी कोटा से, सोशल जस्टिस के बाद पर पार्टी छोड़ी, उसको अखिलेश जी ने टिकट नहीं दिया। मुझे पक्का बताया लोगों ने, अखिलेश यादव चाहते हैं कि दलित लीडरशिप खत्म कर दी जाए, न मायावती रहे न चंद्रशेखर रहे। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव के समय जयंत चौधरी, ओपी राजभर, चंद्रशेखर आजाद को घुमाए रखा, अपना महान दल को घुमाए रखा। ये चालबाजी नहीं चलेगी, अब लोग समझदार हो गए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, जनता देख रही है, सब सोशल मीडिया है, बहुजन समाज पढ़ लिख रहा है, समझ रहा है। आप लोग और बीजेपी अगर
आप लोग समझ लीजिए, जिस दिन समाज ने साथ छोड़ दिया, बीजेपी आप लोग को रौंद देगी। आप लोग को लगता है कि आप अपनी विरासत बचा पाएंगे, आप अपनी धन संपत्ति घर बचा पाएंगे। और मैं बहुजन समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने दम पर आंदोलन चलाते हैं तो चलाइए, किसी की मदद के भरोसे मत रहिए। इनके बच्चे आराम में बैठते हैं, इनके बच्चे विदेश जा रहे लोग, सेकेंड लीडरशिप पर भरोसा, सेकेंड जनरेशन लीडरशिप पर भरोसा मत कीजिए। अपना नेता सड़कों का चुनिए, आंदोलन का चुनिए, जो सड़कों पर संघर्ष कर रहा हो, जो आंदोलन से निकला हो, ऐसे लोगों को चुनिए। सोचिए, ये लोग एक साथ बैठ नहीं सकते हैं, गठबंधन नहीं कर सकते। 60 साल वाली कांग्रेस गठबंधन के लिए घुटनों पर है और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन हो रही है। अरे ममता बनर्जी ना करे, समझ में आता है वो स्लीपर सेल है। अरविंद केजरीवाल ना करे, समझ में आता है। बहुजन दल आपस में नहीं संघर्ष। मैं फिर कह रहा हूं, जो बीजेपी में जा रहा है वो भी उतना ही दोषी है और जो बीजेपी में जाने दे रहा है वो भी उतना ही दोषी है। बहुजन समाज को खासकर यूपी, बिहार, झारखंड में अपना लीडरशिप चुनना पड़ेगा। और रही बात मेरी, अरे जब 10 साल बीजेपी से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। मैं ईमान की बात करता रहूंगा और मैं मुस्लिम समाज से अपील करता हूं कि अगर शर्जील इमाम, खालिद सैफी, उमर खालिद, मिरान हैदर को, आरजेडी का नेता था मिरान हैदर, एक ट्वीट नहीं आया आरजेडी का, बेचारा जेल में है। इससे अच्छा तो ओवैसी है, आप लोग ओवैसी को वोट दीजिए, कम से कम आपका रिप्रेजेंटेशन तो होगा। ये लोग भी आपको टिकट नहीं देते, ये सवर्णों को 50% ये लोग टिकट देते हैं। बहुजन दल, सपा, बसपा, आरजेडी, ये सब सवर्णों को वोट देते हैं, टिकट देते हैं, लेकिन मुसलमानों को टिकट ज्यादा नहीं देते हैं। आप कम से कम आपके मुद्दे पर ओवैसी बोलता तो है। अगर ये लोग खाली उमर खालिद, खालिद सैफी, शर्जील इमाम, मिरान हैदर जैसे लोगों को जो जेल खट रहे हैं उनको टिकट ना दे तो इनको वोट मत दीजिए। अद्भुत है ये। सोचिए, इतनी समझ नहीं है इन नेताओं को कि आपस में गठबंधन किया जाए। इतनी समझ नहीं है कि सवर्णों को टिकट ना देकर बहुजनों को टिकट दिया जाए, जो हमें वोट ही नहीं दे रहा उसको टिकट दे रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं कह रहा हूं 2024 में जो स्थिति, अभी की जो स्थिति है, अगर बिहार में मुकेश सहनी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी बीजेपी में रहे तो आरजेडी और जेडीयू को एक सीट नहीं मिलेगी, लिखवा लीजिए। क्योंकि इन लोगों ने कोई काम भी नहीं किया है, अवेयरनेस भी नहीं चलाया है। और जो अवेयरनेस चला रहे हैं फतेह बहादुर सिंह और चंद्रशेखर राय, उनका ये लोग पर काट देते हैं। अरे जाति के नाम पर जब पासवान उधर चले जाएंगे, मांझी उधर चले जाएंगे, कुशवाहा उधर चले जाएंगे, ओबीसी की अन्य जाति या धर्म के नाम पर बीजेपी को तुम वोट कहां से लाओगे? सवाल यह है। और यूपी में भी यही होगा। सोचिए, बीजेपी जैसा दल छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है, लेकिन आरजेडी, जेडीयू, सपा और बसपा को गठबंधन नहीं करना है, जेएमएम को गठबंधन नहीं करना है सुदेश महतो से। अद्भुत है। हमारा क्या है, मैं एक पत्रकार हूं, मेरा काम है रोज रोज की घटनाओं को आपको ब्यौरा देना और वो देता रहूंगा। मैं फूले पेरियार, अंबेडकर, जगदेव प्रसाद, शिबू सोरेन, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, मान्यवर कांसीराम साहब, मायावती, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव का कर्जदार हूं। इन लोगों ने समाज के लिए संघर्ष किया, इसलिए हम पढ़ लिख पाए, हमारे शरीर पर कपड़ा है और बाबा साहब का संविधान का शुक्रगुजार हूं। इसीलिए बात डंके की चोट पर बोलता रहूंगा। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज के नेता घमंडिया हैं, स्वार्थी हैं, और जो सेकेंड जनरेशन की लीडरशिप है ये निठल्ले हैं, कामचोर हैं और इनको समाज से कोई मतलब नहीं है। इसलिए बहुजन समाज अपने लोगों को सड़क का नेता चुने। आप पूछेंगे सॉल्यूशन क्या है? निर्दलीय चुनिए, जो संसद में बोले, जो आपके हक अधिकार के लिए आवाज उठाए, जो सत्ता से सवाल करे। मायावती जी कैसी थी? सड़क से ही तो आई थी। मुलायम सिंह सड़क से ही तो आए थे। नीतीश कुमार सड़क से ही तो आए थे। लालू यादव सड़क से ही तो आए थे। रामस्वरूप वर्मा सड़क से ही तो आए थे। सोनेलाल पटेल सड़क से ही तो आए थे। जगदेव बाबू सड़क से ही तो आए थे। कर्पूरी ठाकुर सड़क से ही आए थे। इनके कोई बाप नेता थे? जो सड़क से आया उसने समाज को दिया, समाज के लिए जिया। सड़क का नेता चुनिए, आपके पास ऑप्शन है। और वो नेता जो डंके की चोट पर समाज की बात करता हो, चाहे वो चंद्रशेखर राय हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे
चाहे आपको बता दें कि उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, ऐसे लोग को जो अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। डॉक्टर रितु को चुनिए, लक्ष्मण यादव को चुनिए, रतन लाल को चुनिए, ऐसे लोगों को चुनिए जो सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठा सके। आप कल्पना कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में रोज राजनीति, रोज रैली, रोज ट्वीट, रोज वीडियो सेशन, आपके नेता क्या कर रहे हैं? ये सब सीजनल नेता हैं। और अब तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास मीडिया ने, सोशल मीडिया किसी ने मना कर रखा है यूट्यूब चलाने से, ट्वीट करने से, बोलने से। ये लोग बहुत, मैं क्या बोलूं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुजन समाज को सेकेंड लीडरशिप वाली सड़कों का नेता चुनना होगा, संघर्ष का नेता चुनना होगा। और आज हमसे लिखवा लीजिए, आज की जो रणनीति है, जो हिस्सा है, यूपी, बिहार, झारखंड बीजेपी जीतने जा रही है और उसके बाद यहीं से उसको 150 सीट है, उसको कोई सत्ता से बाहर नहीं कर सकता। हां, कांग्रेस हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन कर रही है, दक्षिण भारत में वो अच्छा करे क्योंकि डीएमके से भी गठबंधन है। बिहार, यूपी और झारखंड आप भूल जाइए, जहां से दिल्ली की सत्ता जाती है, क्योंकि इन तीनों में जो बहुजन नेता है वो या तो घोर स्वार्थी हैं, घोर घमंडिया हैं, या उनको कुछ पता ही नहीं है। आप लोग बताइए इन तीनों में से क्या है सच्चाई? ये घमंडिया हैं, घोर स्वार्थी हैं, या इनको कुछ आता ही नहीं है? कह रहा है कि बहन जी को मनाइए। अरे अखिलेश यादव भी गठबंधन नहीं चाहते हैं। रामगोपाल यादव का कई बार का बयान है कि वो नहीं चाहते हैं गठबंधन। वो कहते हैं कि हम कोई दलित लीडरशिप ही खड़ा नहीं रहने देंगे। क्या बात कर रहे हो आप? चंद्रशेखर आजाद, सूत्रों ने बताया, चंद्रशेखर आजाद के बारे में समाजवादी पार्टी की राय है कि हम कोई दूसरा मायावती नहीं खड़ा होने देंगे। यह फैक्ट है। सोचिए, जिस बीजेपी के पास पैसा है, संसाधन है, जिस बीजेपी के पास सत्ता है, ईवीएम है, सारे ब्यूरो चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस है, उसके बाद भी वो गठबंधन करके चुनाव लड़ते। इन लोगों को नहीं करना है। वाह भाई वाह, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।